पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्यों नहीं आ सकते? जिन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है उनकी बातें सुने एंड दैट्स ऑल। तो इसमें ये इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला कह दें मैं हार गया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जीत गए, वो मेरी नहीं मानते, मैं आपके सामने एज ऑपोजिशन लीडर कह रहा हूँ हम विड्रॉ कर जाए। प्रैक्टिकली इनके पास सादा अक्सरियत भी इन्हें हासिल नहीं है, लिहाजा अपनी इस जाली हुकूमत को बचाने के लिए जिस तरह से ये इंतजामिया को, पुलिस को और बाकी अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। मैंने कहा कि ये मेरी जात का मामला नहीं है, ये किसी की अना का मामला नहीं है। 12 करोड़ आवाम के मजदूरों, क्लर्कों, ब्यूरोक्रेट्स सबके लिए कोई अच्छी खबर लेके आया था कि ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं तो तकलीफ होती है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब आवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब। नाज़रीन, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध हुकूमत ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा राई और शोर शराबा देखने में आया। MKM और PTI ने बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें पंजाब के बजट के हवाले से जो पेश करना इस वक्त लग रहा है गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की ऐवान में तलबी के मामले पर गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अपनी अपनी शर्त पर कायम है और दो टोक अल्फाज में कहा है कि जब तक IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में पेश नहीं होते इजलास की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन गवर्नमेंट अपने मौक़िफ़ पर डटी है और वाज़ेह किया है कि दोनों अफसरान हरगिज़ ऐवान में पेश नहीं होंगे और ना ही माफ़ी मांगेंगे। आइनी तौर पर बजट मंजूर कराना स्पीकर की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जानिब से भी यही फैसला सामने आ रहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाया जाएगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी क्योंकि अब सूरत हाल काफ़ी गंभीर लग रही है। कल लग रहा था कि मुज़ाकरात में कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आएगी जिस पर ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म होगा और इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकेगा। आपके ख्याल में अगर ये डेडलॉक ऐसे ही रहता है तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि स्पीकर को हटाने की बातें भी हो रही हैं, अपोजिशन अपनी बात पर डटी है कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी माफ़ी के अलावा। देखिए, पिछले दिनों ये एक इतला या अफवाह कह लें वो चल रही थी कि कहीं को पैचअप हो गया है और परवेज़ इलाही साहब कंटिन्यू करेंगे एज स्पीकर और हमजा साहब तो चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इनके खिलाफ अदम एतमाद भी नहीं आएगी। ये बड़ी मतलब बातें की जा रही थी इस हवाले से, लेकिन कल से सिचुएशन हमें चेंज नज़र आ रही है कि इस तरह की अगर कोई बात हुई होती तो मामलात यहाँ तक नहीं पहुँचने थे। अब चूँकि मामलात यहाँ पहुँच गए हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी IG और चीफ सेक्रेटरी को वहाँ ऐवान में पेश किया जाए। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि वो क्यों पेश करेंगे और कैसे पेश करेंगे। उन्होंने नेक्स्ट किसी IG और चीफ सेक्रेटरी से इस तरह का काम नहीं लेना कि वो पेश करके और उसके बाद ये हमेशा के लिए सब IG और चीफ सेक्रेटरी जो भी मुस्तकबिल में बनेगा उसको समझ आ जाएगी कि भाई के इनके कहने पे हम ये काम करते हैं और उसके बाद ये हमें तलब करके हमारी बेइज्जती कराते हैं। तो वो तो उस तरफ तो नहीं जाएगी गवर्नमेंट किसी सूरत, और वो वाज़ेह है, चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। अभी भी मुज़ाकरात तो जारी हैं, ये नहीं है कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात का सिलसिला वो चल रहा है किसी न किसी हवाले से। आज मुनस्सिर इलाही और मलिक अहमद ख़ान के दरमियान भी मुलाकात हुई। मलिक अहमद ख़ान बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक ऐसा फेस है जो बहुत दलील से बात करने वाला बंदा है। तो पहली कोशिश तो यही होगी कि कोई रास्ता निकाल लिया जाए, कोई कमेटी बना दी जाए, वहाँ इनको पेश कर दिया जाए बजाय इसके कि ऐवान के अंदर पेश किया जाए, या कोई तकरीरें ऐसी करवा दी जाएँ अपोजिशन वाले कर लें जिसमें अपनी भड़ास निकाल लें और उसके बाद फिर बजट पेश कर दिया जाए, जो अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि बैक चैनल को ऐसी चीज़ें तय हो जाएं इनके आपस के में कि जी ठीक है परवेज़ इलाही साहब फिर स्पीकर ही रहेंगे
जी। और हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे, उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाएंगे, जितने मुकदमात थे वो हम वापस ले लेंगे और ये आराम से खुश उसलूबी से बजट पेश कर दिया जाए और मामला आगे बढ़ जाएं। सही। पहली कोशिश तो यही होगी। जाहिर है उसके बाद फिर ऑप्शंस की बात तो उसके बाद आएगी ना, अभी हम उन ऑप्शंस की तरफ ना ही जाएं तो बेहतर है। फिलहाल यही कोशिश होगी कि इसी मामले को हल करके किसी तरीके से, और सबसे ज़्यादा जो मुझे इसमें मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं वो मलिक अहमद खानी है और इलियास साहब चूँकि आज भी रहे हैं बड़ी देर असम्बली में, तो कोई अभी ये मुझे बता रहे थे कि वो उस्मान बुज़दार साहब को हाथ भी दिखा रहे थे अपना किसी को। अच्छा। वो अपनी हाथ की लकीरों में शायद वो दोबारा कोई वजारत आला तलाश कर रहे थे, उसकी डिटेल तो मतलब यही बता सकते हैं। जी इलियास साहब, फिर क्या उनके उस वक्त आप मौजूद थे जब हाथ दिखा रहे थे? जी, क्या कहा गया? अच्छा, मैं सवाल भी एक रखना चाह रही हूँ, जिस तरह इलियास साहब कह रहे हैं कि चीज़ें तय हो जाएंगी और होनी चाहिए, आपको लगता है कि मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल होंगे? बड़ा सूबा है, सारे अमूर ठप हैं, ज़ाहिर है इसी बात पर हैं, तो अब आपको लगता है कि हुकूमत कोई दरमियानी रास्ता निकालेगी? अभी तक तो कोई दरमियानी रास्ता निकल नहीं रहा, क्योंकि जो मुतालबात हैं वो उस पर डटे हुए हैं। और जो मुतालबात है, कल भी उन्होंने जब इजलास को पेंडिंग किया था तो उसको आगे बढ़ाया था, तो यही कहा था कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों आएँ और आके इधर फ्लोर पर आके माफ़ी मांगें और जो मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़ जो हैं वो ख़त्म हो। एडवाइजरी कमेटी का कितनी दफ़ा कल भी इजलास हो चुका, आज भी हो चुका, और इसके अलावा स्पीकर साहब के पास भी गए हैं, जाके उन्होंने कहा कि जी स्पीच करने दी जाए बजट, लेकिन इस पर बात राज़ी नहीं हुए क्योंकि पीटीआई के तमाम अरकान इकट्ठे होकर उधर चले गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होने देंगे हम, क्योंकि इनको इनकी क़यादत का फ़ोन आ गया था पीटीआई के अरकान को कि आपने किसी सूरत में आप इस बात पर ना आते, ऐवान में ही ना आते, इस बात पर डटे रहें और इससे हटना नहीं है कि जब तक आप पर मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे। अब दोनों के लिए ये सिचुएशन जो पैदा हो गई है बड़ी अजीब सी, कि एक दूसरे के ज़िद का मसला, अना का मसला बना हुआ है कि वो नहीं पेश होने देंगे। और जो अफसरान हैं उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि जी हम किसी सूरत में नहीं पेश होंगे, हमने अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद किया था और इसलिए किया था, और हम नहीं आएंगे और ना आके माफ़ी मांगेंगे किसी से। आप भी मतलब मुझे हैरत है आप पे। जी जी, इंटरेस्टिंग स्टोरी आप नहीं सुनना चाह रही, और ये सीरियस गुफ्तगू मैं चाह रही थी कि जो बाकी सब ने भी करनी है। इलियास साहब से इंटरेस्टिंग स्टोरी सुने ताकि लोगों को पता चले। बुज़दार साईं आपको पता है ना, मैं मेरे तो फेवरेट है। मैं बुज़दार साईं वो आए हैं, ऐवान में बैठे हैं और आके सादिया सोहेल राणा हैं एक एमपीए पीटीआई के, उनको अपना हाथ दिखा रहे थे। अच्छा, वो हाथ देखती हैं। हाँ, तो इससे फिर मुकालमा हुआ कि जनाब, क्योंकि ऐवान में तो आपको पता है कैमरा बड़े मुश्किल है, लेकिन वो फुटेज बना ली उन्होंने, तो वो हाथ दिखा रहे थे कि मेरी दोबारा लकीर है वज़ीर आला बनने के लिए। तो अभी तक जी बिल्कुल इसी तरह उनके बात हुई, तो जो हमें बाद में पता चला तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि वो दोबारा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। आज भी वो इसी तरह आए हैं ऐवान में कि जी, और आके कह रहे थे कि मेरे दौर में 4 जो बजट पेश हुए और उसमें तमाम चीफ सेक्रेटरी भी आते थे और वो आते थे, कोई ऐसा मसला नहीं पैदा होता था। तो आप देख लें कि हम अब आए और ये मुतालबा करें कि उनको दोनों को लेके आएँ और उस वक्त तक नहीं इजलास पेशें, क्योंकि अब वो इस भी ट्वीट भी करने लग गए थे। उन्होंने ट्वीट भी कल परसों किया था कि वज़ीर ख़जाना मिसिंग है। और ये सूरत हाल में, क्योंकि उनके खामोशी पर उनको ये कहा जा रहा है कि आप क्यों खामोश होकर बैठे हुए, आपकी वजह से तो सारे पंजाब में जंग लगी है। अगर आप खुद पहले तब्दील कर दिया जाता 3 साल पहले, तो ये मसले आज इस तरह ना बैठे होते। सब 45 सेंटीग्रेड में धूप में लोग बैठे हुए हैं असम्बली में और कह रहे हैं कि बजट किसी तरीके पास हो जाए या बजट तकरीर शुरू हो जाए और ये मसला ख़त्म हो जाए। डेडलॉक जो हुआ है, क्योंकि डेडलॉक का जो मसला है, ये इसको हल करने के लिए जितने भी लोग बीच में आ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन इसका ये भी हमें एक पहलू पता चलता है कि कल इंट्रा कोर्ट की अपील है जो हमजा के हल्फ उठाने की, कि स्पीकर ने इनका हल्फ क्यों लिया। तो इंट्रा कोर्ट की अपील है, उस अपील में भी हो सकता है कि ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बातचीत की जाए, क्योंकि जो फैसले पहले भी हुए थे तमाम जो लार्जर बेंच है उसमें ये बात की जाए कि अवामी मुफाद के लिए बजट जो पेश किया जा रहा है उसको पेश नहीं करने चाहिए या कोई इस तरह के, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट अदालत को ये इनको जवाब देना पड़ेगा। ये सूरत हाल है, क्योंकि अदालत भी कह रही है कि पार्लियामेंट अपने मसले खुद हल करे पार्लिमानी,
क्योंकि बार बार ये अदालत जाते हैं, तो ये तमाम ये मेरे ख्याल कल लग रहे हैं कि कुछ इसके में कोई पेशरफ्त हो कि अदालत का सहारा लेना पड़े और फिर दोबारा इसके लिए बजट किसी तरीके अप्रूव हो। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, अब जिस तरह बात हो रही है, उस्मान बुज़दार साहब तो फिर से हाथ दिखा रहे हैं कि क्या मेरी लकीर है वज़ीर आला दोबारा बनने की, तो अब ये भी सवाल पैदा होता है वो इसी टेन्योर में दोबारा बनना चाहते हैं या अगले इलेक्शन के बाद ख्वाहिशमंद हैं कि वो दोबारा वज़ीर आला पंजाब बने। आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो डेड लॉक का शिकार इस वक्त पंजाब की सिचुएशन है अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, कोई ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास? जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे थे, स्पीकर को हटाने की बातें भी हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी जो कह रहे थे ना अयाज साहब, जो एक मुज़ाकरातकार हैं मलिक अहमद खान साहब, उनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि पता दूसरी तरफ से अगर खान साहब बताएं कौन मुज़ाकरात कर रहा है या इलियास भाई बता दें तो फिर मैं कोई पेशन गोई कर सकता हूँ कि भाई, क्योंकि मलिक अहमद खान साहब तो आखिरी हद तक चाहेंगे मुज़ाकरात कामयाब हों, मामलात जो हैं वो बेहतर हों, क्योंकि वो बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं और बहुत ही मोहब्बत एहतराम का ताल्लुक सबके साथ ही रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौन है उसका मुझे नहीं मालूम। वो एक तो मोनस इलाही से आज उनकी हुई थी और उसके बाद परवेज इलाही साहब से मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ, और परवेज इलाही साहब ठीक है, लेकिन मुझे मेरा ख्याल है कि राजा बशारत साहब भी हैं जो कि बड़ी है, और मोनस इलाही साहब के साथ यहाँ भी कहीं हाथ ना हो जाए। चोई साहब खुद अगर मुज़ाकरात में हुए तो वो बड़े दिल के आदमी हैं, उम्मीद है मामलात सुलझ जाएंगे और मामला सुलझने भी चाहिए। देखें, सियासी क़यादत को ये एहसास करना चाहिए कि ये मुल्क कहाँ पे खड़ा है, हम कहाँ पे खड़े हैं। एक बेयकीनी की कैफियत से निकलने के लिए इनको आखिर बैठना चाहिए। ये शादियों पे इकट्ठे हो जाते हैं, खानों पे इकट्ठे हो जाते हैं, गपशप के लिए उधर ही आप इनकी, अगर इलियास भाई मौजूद है पूछे इनसे कि ये जो अंदर एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होते हैं, बाहर उस बैठ के इकट्ठी चाय पी रहे होते हैं। तो खुदा का वास्ता है, ये जो खर्चा हो रहा है, कल भी हुआ आज भी हुआ असम्बली का, ये किसी एमपीए ने अपनी जेब से देना है? ये तो कौम के उससे जाना चाहिए। खुद चोई साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो बड़े हैं और इस दीवान में उनका बड़ा एक मकाम है, वो पहले भी स्पीकर रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, और ये सारे जितने भी तकरीबन मेंबरान हैं उनके बरखुरदारों की तरह है। बिठा के मामलात को, और जहाँ तक बात है कि अगर चीफ सेक्रेटरी या आईजी साहब को, तो उनको आप चैम्बर में बुला लें, उनके साथ बैठ के बात कर लें, कोई ऐसा रास्ता निकाल लें। कौन सी ऐसी बात है जिससे अगर कहीं ज्यादती हुई है और उसका मुदावा हो जाए तो मामलात तो हल हो सकते हैं अगर जिद और इना को कुर्बान किया जाए। और मैं समझता हूँ चौधरी परवेज इलाही साहब जो उम्र में भी बड़े हैं, बतौर स्पीकर भी उनका एक मकाम है, और ये सारे ही मेंबरान उनसे बहुत कम होंगे जो उनके हम उम्र होंगे या उनसे बड़े होंगे। तो फैसल भाई को वैसे भी नींद आई हुई है, ऐसे ही जो है तो जो है। हाफिज साहब, आपके वैसे सख्त जान के पास क्या खबरें? आप पिछले शो में बता रहे थे लास्ट वीक में कि काफी एक्टिव हैं, तो जरा उस्मान बुज़दार साहब की भी मदद कर दें। हमें हाथ दिखाते फिर रहे हैं। नहीं, वो उस्मान बुज़दार साहब ये नहीं दिखा रहे होंगे, वो दिखा रहे होंगे हाथ के, कहीं हाथ के अंदर आगे नैब वैब तो नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि आज जो राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद में भी उन्होंने कहा होगा चेक करो कि मैं मजीद कहीं फंसने वाला तो नहीं हूँ, आगे बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी है 3.5 साल के बाद। तो जो तबाही और जिस हाल को पहुंचे हैं हम सारे, उस पे उस्मान बुज़दार साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए यहाँ तक पहुंचा। तो वो ये चेक करा रहे होंगे कि मेरी को देखो कोई लाइन वाइन ऐसी तो नहीं है कि रुख किसी और तरफ चला जाए। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मामलात हल हो जाएंगे और बाहमी अफ़हाम और तफ़हीम से हल हो जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब भी माशाअल्लाह बड़े तो जहांदीदा हैं, समझदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ मलिक अहमद खान साहब, जैसा कि अयाज खान साहब ने कहा, तो आप कहीं भी देखें ये जितने मुज़ाकराती अमल है उसमें मलिक अहमद खान आपको कहीं ना कहीं नजर आते हैं, कहीं मुज़ाकरात के अंदर, कहीं पैगाम रसानी के अंदर, कहीं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये मुज़ाकराती कमेटी है जिसमें परवेज इलाही साहब है और उधर से मलिक अहमद खान साहब है,
तो इंशाअल्लाह मामला हल हो जाएगा। सही है जी, ब्रेक ले लेते हैं, आपसे वापस आएंगे। सिंध बजट पर भी हम बात करेंगे, ब्रिगेडियर साहब और फैसल हुसैन साहब का टेक लेंगे MKM के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब के बजट के हवाले से, जो अपोजिशन और पंजाब गवर्नमेंट में डेडलॉक की सिचुएशन है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, सिंध के बजट पे कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि MKM ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन उससे पहले फैसल साहब थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा कि सिंध के बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं और MKM के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे। फैसल साहब देखिए, बजट पे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हाथ दिखाने की वो जो अपने इलियास भाई ने जो बात बताई है, तो बुलदार साहब को चाहिए कि वो अपना हाथ नहीं दिखाएं, वो फराग गोगी साहिबा का हाथ दिखाएं कि उनमें लकीर है या नहीं है। अगर फराग गोगी साहब के हाथ में लकीर हुई तो ये खुद ब खुद जो है वज़ीर आला बन जाएंगे। इनकी लकीरें भी वहीं पर ही हैं। चलें, आप दूर की कौड़ी लाएं। जो पंजाब में हो रहा है ना, तो पंजाब में जो कुछ हो रहा है ना, इसमें नून लीग का होमवर्क जो है ना वो बहुत सामने आ रहा है। कि अगर ये पहले स्पीकर का फैसला कर लेते पंजाब असेंबली में भी और कौमी असेंबली में भी, तो शायद मुस्लिम लीग को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद का फैसला, यानी कि जब अदालत की दी गई मुद्दत से 20 सेकंड पहले हुआ, और फिर ये पंजाब में जो सूरत हाल हो गई, तो इनका होमवर्क नहीं है, बस शेरवानी पहनने का शौक था और शौक के लिए गंदे कुएं में जाके जो छलांग लगा दी। अब उसकी कीमत जो है इनको जो है भुगताना पड़ रही है। और सिंध असेंबली का हाल बताइएगा। देखिए, सिंध असेंबली तो आपको पता है कि उसका जो हाल है, ऐसे हमारी सिंध हुकूमत की जो एक ख़ास बात है ना, इन तमाम इनकी जो मसाइल हैं और इतनी जो ज़ाहिरी सूरत हाल है, हिंसों में इनसे बड़ा कोई बाजीगर नहीं है। हिंसों की सियासत जो है ना, वो कॉपी को जो बजट दस्तावेजात होती है, उसको इनसे अच्छा जो है ना वो दिल फरेब कोई नहीं बना सकता। अगर आप कोई खामोशी से किसी को आप खिलास इलाके से वज़ीर आला की बजट तकरीर सुना दी जाए ना, तो वो ये बोलेगा भाई दुनिया में तो इससे अच्छा कोई जो है ना बजट आ सकता है, ना इससे अच्छा कोई जो है वो सूबा होगा। अमली सूरत हाल जो है वो सूबे के लोग जो भुगत रहे हैं, तो ये हाल हो गया कि पूरी दुनिया में इसकी जो है वो मिसालें दी जा रही हैं। अब पिछले साल इनका जो डेवलपमेंट बजट इन्होंने रखा 329 अरब तक का बजट था, 63 अरब जो है वो उसमें से खर्च नहीं कर सके डेवलपमेंट साइड में। अभी इन्होंने 450 का रख दिया। मैकेनिज्म का इशू है। एक तो ये लोग क्या काम करते हैं, जो डेवलपमेंट स्कीम होती है उसमें उस डेवलपमेंट स्कीम की तादाद बढ़ाने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए वो डेवलपमेंट स्कीम का 25% जो है वो बजट के अंदर रख देते हैं, और वो स्कीम को जो है वो 1 साल में या 2 साल में मुकम्मल करने के बजाय 4 साल में ले जाते हैं। तो यहाँ तो हर 6 महीने बाद जो है वो कीमतें बढ़ जाती हैं, सीमेंट की, लोहे की, फला की, ढिमका की, तो वो स्कीम मुकम्मल ही नहीं हो पाती इस चक्कर में। अब ये सिर्फ स्कीम बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो बुनियादी नुक्ता है सिंध के अंदर, एक तो इनका सारा इन्हिसार जो है ना वफाक के ऊपर है। अपनी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे, अपने वसाइल बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे। एक छोटी सी मिसाल दूं, ये बजट दस्तावेजात बताती हैं कि इनकी जो ज़रई आमदनी हो रही है, ज़रई आमदनी, एक तो पाकिस्तान में ये वाहिद आमदनी है जिस पे FBR का कानून नहीं होता। ये वडेरों की और जागीरदारों की ताकत है कि एक 10,000 रुपये नौकरी वाला तो जो है वो वफाक को टैक्स देगा, FBR को टैक्स देगा, लेकिन अरबों रुपए कमाने वाले जागीरदार जो है वो FBR के दायरे में आने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, इनका जो टारगेट है जो था, वो टारगेट तो 2 अरब का रखा है इन्होंने, वो भी ना होने के बराबर था। उसमें 80 करोड़ रुपए इन्होंने वसूल किए ज़राई आमदनी की मद में, ज़राई टैक्स की मद में। मजे की बात यह है कि ट्रैफिक चलान की मद में जो इनको वसूलियाबी हो रही है वो 63 करोड़ रुपए की हो रही है। आप ये देखें, ये ट्रैफिक चलान से जो पैसे आ रहे हैं 63 करोड़ आ रहे हैं, और ज़राई आमदनी से जो इनको आमदनी हो रही है वो 80 अरब की हो रही है। मैकेनिज्म का मसला है। देखें, ये जो अभी जो इनके साथ MKM के साथ भी हाथ हो गया कि अब तो इनको अदालत ने भी बोल दिया कि जाके अपने मसलों को जो है वो खुद ही हल करो। बल्दियाती निज़ाम की जो बुनियादी नुक्ता था कि MKM और पीपल्स पार्टी का था, उस अब वो बल्दियाती इख्तियारात तो इनको नहीं मिल रहे। वो माहिदा जो दरदारी साहब जिसमें जो गवाह बने थे, तो अब उन्होंने पहले एक दफ़ा क्या करते थे ना, बातें जो कुरान और हदीस नहीं होते, तो समझ लें कि वो जुमला जो है उन्होंने बगैर कहे जो है वो दोहरा दिया है कि जो मायदे होते हैं वो कोई हदीस या कुरानी आयात नहीं है, कोई अमल नहीं हो रहा। अब ये MKM वाले रोते फिर रहे हैं। मैकेनिज्म का इशू है। इस साल भी बजट में जो है ना वो
जो बल्दियाती इदारों के हवाले से कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो सूबे ने अपने कंट्रोल में रखे। जो सबसे बड़ी सूबे के अंदर जो है ना बुराई की जड़ है, मसाइल की जड़ है कि वो इख्तियारात नहीं दे रहे, और उसकी वजह से ना इनकी स्कीमें मुकम्मल हो पाती हैं, ना वो स्कीमें जो है असरअंदाज हो पाती हैं, और ना जो है वो उसका एक आम आदमी को जो है वो कोई जो है फ़ायदा होता है। तो अब जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम को ही पता होना चाहिए कि फिर जो है वो एमक्यूएम के साथ जो है वो हाथ हो गया। वो पुरानी बेख्तियार निज़ाम के तहत इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब जो मेयर आएगा वो भी जो है अपने 4 साल जो है वो इख्तियार का रोना रोते हुए जो अपनी मुद्दत पूरी करेगा। ये पाकिस्तान को बनाने की जरूरत नहीं है, ये एमक्यूएम को बताने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देखते हैं फैसल साहब जो कह रहे हैं एमक्यूएम से हाथ हो गया? जाहिर है महंगाई पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कराची के लिए कम बजट रखने पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? सिंध बजट देखिए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा 459 अरब रुपया रखा है, हेल्थ को काफ़ी दिया, एजुकेशन, लेकिन जहाँ देना चाहिए था ना वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। सबसे बड़ी कराची की प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट है, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी चला लेते हैं, ग्रीन बस से और लोकल प्राइवेट भी जो गवर्नमेंट चलाती है बसें, तो ये जो पेट्रोल की महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, इस पर कितना लोगों को रिलीफ मिल जाएगा? 13 अरब रुपया टोटल पैसा रखा है, बल्कि इसकी जगह आई वुड से कि जो इन्होंने 63 बिलियन रुपीस वापस किया था एनुअल डेवलपमेंट में, कम से कम 50-60 अरब तो रखते हैं, और नई बसें लेकर आए, चलाएं वहाँ लोगों को, और थोड़ी सी उसमें सब्सिडी दें, और कितना फ़र्क पड़ जाता है। और इसके साथ फिर सेफ सिटी के लिए पैसा इतना ज़्यादा नहीं रखा, जो कराची की मेन इशू है, इसको ज़रूर सेफ सिटी बनाने के लिए हमें ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम यहाँ पर कोई, मैंने पैसा नहीं देखा ज़राअत के लिए, कि उनको नए इम्प्लीमेंट्स दें, सस्ते दें, सब्सिडाइज करें आवाम को अच्छी, ताकि अच्छी जल्दी वो पैदावार बढ़ा सकें। वो कुछ नहीं किया गया। वही एजुकेशन, हेल्थ, एनुअल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, जो जहाँ से आपको पैसा ज़्यादा बनता है वो आप कर रहे हैं। आई थिंक एक तो ये दो है, लेकिन सेकंड में आई वांट टू कम एक दो चीज़ें पंजाब असेंबली की। देखें, बात ये है कि पब्लिक सर्वेंट जो होता है, सिविल सर्वेंट, दे आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे आर आंसरेबल टू द रियासत ऑफ पाकिस्तान। ये इंडिया, इंग्लैंड से नहीं आए हुए हैं, ये पाकिस्तान की सर्विस का सिविल सर्वेंट्स हैं। अगर असेंबली बुला रही है और आपको ये नहीं कह रही माफ़ी मांगे, वो कह रहे हैं जी आके विजिटर गैलरी में बैठे हैं एंड लिसन टू देम। आपने किस ऑर्डर के तहत आपने लोगों के घरों में रेड करवाया, आपने लोगों की ट्रांसपोर्ट तोड़ी, आपने लोगों की टांगें तोड़ी, आपने लोगों को जख्मी किया, उसके बाद आपने टेररिस्ट के वो बूढ़ी औरतों पर सब पे केसेस बनाए। क्यों बनाए? दे वर लॉयल टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो अगर गलत ऑर्डर दे तो यू हैव टू रिफ्यूज, इसलिए दे शुड कम। और ये एक लेसन मिलना चाहिए इनको कि आपने कैसे ये ऑर्डर दिए, क्यों आपने ये किया। और इसके लिए अगर आपको कह रहे हैं समझे आप विजिटर गैलरी में आके बैठ जाएं, तो आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? उसके बाद तारड़ को ये तारड़ को ओवर एक ज्यादा अपने खाम पे उसको इतना ज्यादा इशू लगाया हुआ है कि अगर स्पीकर ने कह दिया तो वो चले जाए। देखें, इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है? टू गेट द बजट पास्ड एंड लेट द बजट बी टेबल्ड इन असेंबली। यही मेन है ना। डिफ्यूज किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है। तो आप ये चीजें क्यों करें? क्यों ताको अगर बुलाए भेज दें, फिर वो जैसे इंडियन दहशत करके गया। लाइकवाइज ये दोनों चीफ सेक्रेटरी पुलिस दे मस्ट कम और सिट इन वहां पर आके बैठे, और वो और क्या कह रहे हैं? आपको ना कह रहे हैं माफी मांगे, ना कह रहे हैं आप आए आके बैठ जाए। और हमेशा से जब बजट पेश होता है ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स वहां बैठते हैं, और ये एक अना का मसला बनाना है। तो प्रॉब्लम किसको हो रही है? पंजाब गवर्नमेंट को। तो पंजाब गवर्नमेंट को कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए इन चीज़ों के लिए। ठीक हो गया, बिल्कुल जी। ये डेडलॉक सिचुएशन है इस वक्त, इससे बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है ताकि मामलात आगे चल सकें। और ज़ाहिर है जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी गवर्नमेंट को दूर करना है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट किन ऑप्शंस पर अमल करते हुए इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा, एहसन इकबाल ने मौशी बेहतरी के लिए चाय कम पीने का मशवरा दिया है। हम सवाल ये रखेंगे, क्या चाय कम पीने से मईशत बेहतर हो जाएगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। बुलंदी तक पहुंच गए, आवाम के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी IMF पाकिस्तान से खुश नहीं हो रहा और डू मोर का मुतालबा कर रहा है। IMF ने बजट इकदामात को नाकाफ़ी करार दिया है और साथ ही मुतालबा किया है कि बजट को मजबूत बनाने और प्रोग्राम के कलीदी मकासद के मुताबिक ढालने के लिए इजाफी इकदामात करने पड़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह खबरदार कर दिया है, अगर जुलाई तक पेट्रोल और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा ना किया गया तो मुल्क
दिवालिया हो जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल मैदान में आए और उन्होंने आवाम को एक मशवरा दिया है। वो कहते हैं कि पैसे उधार लेकर चाय की पत्ती दरामद कर रहे हैं, इसलिए मईशत की बेहतरी के लिए चाय की एक दो प्यालियाँ पीना कम कर दें। इसी हवाले से हमारा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। कल आप कह रहे थे कि बात करनी चाहिए IMF के साथ भी, हुकूमत को मुज़ाकरात करने चाहिए। ज़ाहिर है उन्होंने अब मज़ीद कुछ इक़दाम करने के लिए कह दिया है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया है पेट्रोल बिजली मज़ीद महंगी करनी पड़ेगी। अब ये जो एहसन इकबाल साहब ने मशवरा दिया है, आपको लगता है कि चाय कम पियेंगे, एक दो प्याली अगर इंडिविजुअल, तो इससे मईशत कुछ बेहतर हो सकेगी? इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारी सोच का फुकदान कितना फ़र्क पड़ जाएगा। 500 मिलियन रुपीस का या लेट से 200-300 मिलियन डॉलर्स का फ़र्क पड़ जाएगा या 500 मिलियन डॉलर का फ़र्क पड़ जाएगा। आपके पास और ऑप्शन कितनी है? देखें, पहला काम इनका ये है कि IMF को बताएं कि ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तान की क्या है, हमारे अवाम का क्या हाल है, हमने कितना उन पर टैक्स लगा दिया है पेट्रोल में और हर कमोडिटी की हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन्फ्लेशन 20-25% जा रही है 11.3 के बजाय। जब उनको ये बताएंगे दे मस्ट अंडरस्टैंड, फिर साथ उनको ये बताएं कि विद इन योर गिवन रिसोर्सेज आप क्या कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था स्टेट कॉर्पोरेशन को बताएं जी हम इसको इमीडिएटली 2 महीने में 3 महीने में हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे और ये 2, 3, 4, 500, 700 अरब रुपया हम यहाँ से सेव कर लेंगे जो जाया करते हैं। नंबर 2, फिर उसके बाद मैंने FDR का कहा था, अभी इनकी कैपेसिटी है 7000 या तकरीबन, उन्होंने कहा जी कि ये रिकवर करेंगे FDR जो टैक्स लेंगे। इनकी कैपेसिटी 8 से 9,000 अरब की है। इसमें देखेंगे ये क्या कर, ये उनको बताएं जी हम 6 महीने में इतना टैक्स नेट बढ़ाएंगे, इतनी यहाँ पर जो करप्शन होती है वो ख़त्म करेंगे, जो कंटेनर्स आते हैं उस पर क्या कुछ होता है वो ठीक करेंगे और हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे 700-800 अरब रुपया। दे विल अंडरस्टैंड इट। द मोस्ट ईजी थिंग इज़ कि आप कहेंगे हाँ जी इस पर टैक्स लगा दो, इस पर टैक्स लगा दो। बिजली की किसी ने कोशिश की कि कितने बहुत इनके वो ऊपर लॉसेज हो रहे हैं, जो रास्ते में जाती सुई गैस, इनकी सारी 50% पाइपलाइंस अंडरग्राउंड जो फट चुकी हैं, सारी गैस लीक हो रही है। इसके लिए कोई पैसा नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। ये वर्ल्ड बैंक से IMF पैसा लें कि जी हमें ये दें, हम इनको रिपेयर करेंगे, हमारे 50% वैसे ही गैस हमारी बढ़ जाएगी। ये चीज़ें करने की जो हम नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने जो अपना काम करना था उन्होंने कर लिया। दे आर नोबडी पुश्ड, नीदर आई वुड से PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी नॉट पुश्ड फॉर पाकिस्तान। हर एक ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपने पॉलिटिकल अज़ाइम में जो पूरे करने हैं इसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए अभी क्या है, अवाम के लिए क्या है। चाहे पंजाब असेंबली देख लें, नेशनल असेंबली देख लें और उसके बाद देखें। आई थिंक ये चीज़ें अगर IMF को बताएं, दे विल अंडरस्टैंड दैट, दे अंडरस्टैंड द लॉजिक कैसे बताना है, अपने रिसोर्सेज कैसे पुल अप करने हैं, दैट इज द थिंग वी हैव टू कन्विंस। जी हाफिज ताहिर साहब, आपको लगता है कि IMF इन लॉजिक्स को मानते हुए कुछ जो उसके मुतालबात हैं, डू मोर का मुतालबा है, उससे पीछे हटेगा? दूसरा ये है कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट अब कह रही है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, बहुत सी चीज़ें पहली गवर्नमेंट महंगी करके गई है, नोटिफिकेशन अब उन्होंने जारी किया है, ये हुकूमत मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की पोजीशन में नज़र आ रही है आपको? देखिए, जो सख्त जान है ना वो आजकल बाहर ही फिरता रहता है। तो मैंने उसे कहा तेरा फायदा क्या, कुछ बता। उसने कहा बात ये है कि कुछ ना कुछ बेहतर दोस्त अहबाब जो है वो ख्याल करेंगे, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन दोस्त अहबाब जो है साथ ये भी कहेंगे कि अल्लाह का वास्ता है कुछ अपने आप को भी ठीक करो। तो चाय पे तो उन्होंने वैसे ही कह दिया है चाय कम पिए तो चाय पानी का टेबल पे मसले हल होंगे। ये चाय का कप तो आप कम करेंगे, कॉफी का कप ज्यादा महंगा चाय से, तो ये भी मसला है। तो लिहाजा हमें चाय भी छोड़नी पड़ेगी, कॉफी भी छोड़नी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारे जो फिल वक्त मौजूदा हालात में तो हमारे दोस्त अहबाब हमारे काम आएंगे और हम यही हमारी उम्मीद है और हम बल्कि हम इस हिसाब से बच जाएंगे। लेकिन बहरहाल अल्टीमेट कब तक आपको ये सूरत हाल आप करेंगे कि आपके दोस्त आके आप अपने यहाँ निज़ाम ठीक करें, आपके यहाँ जो आप इन्वेस्टर्स के लिए आप अपने यहाँ अगर सिर्फ निज़ाम सीधा कर दें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगले 3 साल में पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, बल्कि 1 साल में बेहतर हो जाएंगे। आपके यहाँ इन्वेस्टर आने से डरता है
आपके यहाँ कोई एक पॉलिसी नहीं चलती है। एक चेयरमैन FBR आए उसकी कुछ होती है, नैब है, एंटी करप्शन है, जिसको मर्जी रगड़ दो, जिसको मर्जी पकड़ लो। तो ये बहरहाल आपको एक मिसाक मईशत, वो कहा था शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो तो आज फवाद चौधरी साहब कहते हैं मिसाक सियासत करो। भाई सियासत भी तब भी चलेगी अगर मईशत ठीक होगी आपकी। तो मैं ये समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो दिन रात बेचारे सर मार रहे हैं, तो उनको और मुल्क के जो बाकी बड़े हैं, खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कुछ हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके बड़ों के साथ राब्ते में हैं। आपको पता है अभी चाइना से भी हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है वहाँ, और अगले दिनों में आपको, मुझे उम्मीद है इस महीने में हम अच्छी खबरों के साथ IMF के शिकंजे से निकल जाएंगे। लेकिन तो बात होगी। आवाम के लिए जो खबरें आ रही हैं, तेल दूसरी चीजें, वो बहरहाल कहीं ना कहीं तो आपको महंगी करनी पड़ेंगी। अब वो उससे कैसे बचते हैं, वो कैसे निकलते हैं, ये एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सारों के ऊपर, और कुछ अकल और समझ से फैसले होंगे तो आपको सबको मिलकर इस बहरान से निकलना है। अकेली हुकूमत या अकेला कोई इदारा इस बहरान से मुल्क को नहीं निकाल सकता, जो मुआशी बहरान है हमारा। सही। आया साहब, आप ऐसे मुसलसल मुस्कुरा रहे थे हाफिज तारिक साहब के कमेंट पे, लगता है आप चाय कम पीने वाले जो आर्ग्यूमेंट है एहसन इकबाल उससे एग्री कर रहे हैं। ये एक तो हाफिज साहब वालों तो इनकार ही समझाना, एक तो पहली ये बात तय हो गई। दूसरा, ब्रेडी साहब भी बादशाह बंदे हैं, मतलब लॉजिक, भाई इलॉजिकल कौम की को लॉजिक होती है ब्रिगेडियर साहब, खुदा का खौफ करें आप। और भिखारियों की भी कोई चॉइस होती है। IMF क्यों मानेगा आपकी लॉजिक, क्यों इस बात पे आएगा? एहसन इकबाल साहब से मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये जो हमारी रूलिंग इलीट है ये इसी तरह की बातें करती है। हाँ, वो आके ये कहते हैं कि भाई आज के बाद हमने ये तय कर दिया है कि बजट में हमने एक पैसा भी ऐसा नहीं रखा जो कल को MNAs को हम देंगे इलेक्शन से पहले तरक्याती कामों के लिए। टोटल जीरो कर दिया हमने, और वो हम उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, ये हम सब्सिडी में शिफ्ट कर रहे हैं, पेट्रोल की और गैस की और बिजली की, बाकी चीज़ों में कर रहे हैं। फिर वो कह रहे थे एक कप कम करें, यकीन करें मैं चाय छोड़ दूंगा। मतलब मुझे यकीन होगा ना कि मेरा एक लीडर जो इस वक्त हुकूमत में है, एक वजीर है, फर्क पड़ेगा। और हैरत वाली बात ये है कि एहसन इकबाल कोई मतलब वो नहीं है कि जो सोने के चमचे लेके पैदा हुए हैं इस मुल्क में। मिडिल क्लास से ताल्लुक बहरहाल था, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अब नहीं रहा होता ना वो ताल्लुक उस तरह मिडिल क्लास से। ये बिल्कुल वो लोग हैं, मैं आपको बताऊं, शायद आप को याद होगा, मैंने यही जिक्र किया था कि मैंने एक लीडर से को बताया था कि छोटी डबल रोटी की कीमत बहुत बढ़ गई है जी। तो जवाब में उन्होंने मुझसे कहा था हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, BMW का नया मॉडल आया है लेकिन डॉलर इतना महंगा हो गया है कि वो मैं खरीद नहीं सकता। बात ये है कि ये इनको गरीब का बहुत ख्याल है, और इतना ही ख्याल होता है इनको, जाहिर है इनको पता ही नहीं गुर्बत होती क्या है। इनको नहीं पता कि जब बत्ती नहीं होती है गरीब के घर में, जिसके घर में UPS भी नहीं होता और ना जनरेटर हो सकता है, वो क्या गुजरती है उसके साथ जब वो 3 या 4 घंटे वो गर्मी में वो बर्दाश्त कर रहा होता है। ये सिर्फ आपको भाषण दे सकते हैं सारे, इसमें कोई तखसीस नहीं है, ये टोटल रूलिंग एलीट आपकी बिल्कुल इसी तरह से है। शौकत तरीन साहब की अब बातें सुन लें, अब मिफ्ता इस्माइल साहब की सुन रहे हैं, उससे पहले हम हफीज शेख साहब की सुना करते थे। मिफ्ता इस्माइल साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आज डॉलर मेरे हिसाब से 225 पे चला जाना चाहिए था। मतलब वो मुसलसल के जी हमें करना पड़ेगा, हम ये कर रहे हैं, यार भाई आपने करना है ना, ज़हन बना एक दफा बता दिया ना आपने, इससे होता क्या दुआ, ज़हन नहीं बनता, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, स्टॉक भी गिरती है और डॉलर भी ऊपर जाता है। क्योंकि लोगों को ये लगना, आपको पता है कि जो रिच लोग इस वक्त गोल्ड बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। गोल्ड, अभी मैं हैरान हो रहा था कल या परसों में कि गोल्ड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई, यहाँ इसके बावजूद बढ़ी। क्यों बढ़ी? कहते हैं कम हुई है आज की जो नहीं, मतलब क्यों बढ़ी थी? वो इसलिए बढ़ी थी कि लोगों ने गोल्ड भी लेके रखना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब जब बार बार आप कह रहे हैं ना हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि शायद उस वक्त यही काम आएगा। जिसके पास पैसा है वो तो कर सकता है। सही।
ये मसला तो सिर्फ आप और हमारे जैसे लोगों के लिए है, लेकिन आप इनको सीरियस ना लिया, हमारा मसला है सर, इनको सीरियस ना लिया करें, चाहे आप खुद करें, उसके बाद ये मैं देखें, अभी से चाहे छोड़ दूंगा, आप जरा पहले खुद तो कुछ करें। सही। फैसल साहब, वैसे तो हमारी ये खुशकिस्मती कहनी चाहिए या बदकिस्मती कि जो भी हुक्मरान आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तब भी हमें बड़े अच्छे अच्छे मशवरे मिलते थे, चीनी का इस्तेमाल करने का मशवरा आया था। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे मशवरे थे। और अब जो है चाय, और कराची वाले तो बहुत चाय पीते हैं, आपको लगता है वैसे चाय का ये अगर छोड़ेंगे तो फिर बचत हो सकती है, कराची वाले, पंजाब वाले छूट जाएंगे। असल में देखें, असल में इशू ये है कि अगर हुक्मरानों पे एतबार होना तो ये कौम चाय भी छोड़ दे, कॉफ़ी भी छोड़ दे, चीनी भी छोड़ दे, ये कौम जो है ना रूखी सूखी पे ना गुजारा कर ले। लेकिन इस कौम का ना लीडरों पे एतबार नहीं है। पहले हुक्मरान जो थे तहरीक इंसाफ में, वो कौम को मशवरा दे रहे थे, आप एक रोटी कम खा लो, अब ये बोल रहे हैं कि चाय कम पी लो। ये अपने बिजनेस को जो है वो पाकिस्तान लेकर क्यों नहीं आ जाते? ये जो कह रहे हैं कि गैर मुल्की सरमायाकार कैसे आएंगे, तो भाई आप जो हुक्मरान तबका है, जब वो अपने रवैये से इस मुल्क के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार करेगा और अपने बिजनेस जो है दुनिया भर में इस्टेब्लिश करेगा पाकिस्तान के अलावा, तो फिर आप किसी गैर मुल्की सरमायाकार को कैसे बोल सकते हैं कि वो जो है पाकिस्तान पर आ जाए? देखिए, ज़ाती हैसियत में तो है ना हर फर्द का दिवालिया निकल गया है, रियासत का दिवालिया निकलना रह गया होगा, ये ऐलान होना रह गया होगा। ज़ाती हैसियत में तो हर आदमी का दिवालिया हो चुका है, इस इनफरादी हैसियत में, ज़ाती हैसियत में। अब इशू क्या है? अगर इस कौम के तमाम मसाइल का हल अगर भीख में बचा है तो फिर तो इन्ना राजून पढ़ लेना चाहिए। इस वक्त हर आदमी की इस वक्त एक तरजीह यह है कि अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ाओ और पाकिस्तान से बाहर निकाल दो। आने वाले वक्त में जो है वो क्या होगा? आप यकीन करें कि लोगों का एतबार जो ख़त्म हो रहा है ना, रियासत भी अच्छे सिग्नल नहीं है, अच्छे साइन नहीं है, और ये हुकूमत भी जो है ना कुछ इस मसले को हल करने की कोई प्लान नहीं है इनके पास। ये कि जाके IMF से कर्जा लाना, इनकी सारी मेहनत इस बात पर है, इसलिए टैक्स लगा दो, इसलिए जो है ये सब्सिडी ख़त्म कर दो, कर्जा कैसे लेके आना है, इनकी अपनी इसमें कोई सलाहियत नहीं है। ये तो आप किसी नाहिल से नाहिल तरीन इंसान को भी बिठा दें तो वो भी ये काम कर लेगा। इनकी अपनी एक्सपर्टीज का है, इनका अपना होमवर्क क्या है, वो तो नाहिल था इमरान खान, लेकिन ये तो 30 साल का तजुर्बेकार जो हुक्मरान पाकिस्तान में आए, इनकी अपना एक्सपीरियंस कहाँ नजर आ रहा है आपको? इनके पास कोई टीम है, इमरान खान के पास भी टीम नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। आनी वो 30 साल थोड़े थे, अब 30 साल और देने चाहिए, खत्म हो जाएगी। टाइम इशू नहीं है, टाइम इशू नहीं है, ये 2 महीने की बात कर रहे हैं, ये कौन को 10 साल भी देने को तैयार है। प्लान तो पेश करें, प्लान तो देना, कोई मंसूबा तो बताएं ना भाई, हमारा ये प्लान है, इसमें हमने इस मरहला वार इस पे इस तरह अमल करना। कोई अभी तक कोई इनका प्लान सामने आया? सारा प्लान इनका ये है कि कर्जा कैसे लेके आना है, भीख कैसे लेके आनी है, ज़कात और खैरात कैसे लेके आनी है। आपसे भी अगर एक आदमी एक दिन भीख मांगेगा, दूसरे दिन वो भीख मांगने आ जाएगा, आप भी बोलेंगे चलो भाई निकलो यार, तुम रोजाना यहाँ पर आ जाते हो। पाकिस्तान का अशर भी जो है उस भिखारी का हो गया जिसको लोग हकारत से देखते हैं, फिर आ जाता है मांगने के लिए। बोलते भाई अपना काम करो यार, जाके कोई मेहनत मजदूरी करो, अपने हालात को खुद बेहतर करो, कब तक भीख पे चलोगे? ये हमारा नसीब है इस कौम का, 22 करोड़ लोगों का, कि दुनिया हमको जो है बेकारी समझती है, हमारे बच्चों को बेकारी समझती है, लोग हमें हकारत से देखते हैं। ये कहाँ पहुँच गई है? चलें फैसल साहब, अगर हम इस तरह, जाहिर है सारी जो भी हुकूमतें आती हैं वो पिछली हुकूमत पर डालती हैं और ऐसे सिस्टम चलता रहेगा, फिर अगर नसीब की बात है तो नसीब अपना कुछ भी नहीं कर सकते। जी, पूरी कौम तो बेकारी है ना, बेकारियों की हैसियत में डिक्लेयर समझे जाते हैं दुनिया में हम लोग। जी इलियास साहब, देखिए, इकॉनमी को ठीक करने के लिए इस वक्त इकदाम करने की ज़रूरत है। ये तो बेचारे कर्जा लेने के लिए कोशिश करते हैं, ये ठीक करने के लिए करें तो फिर जो अदारे जो नुकसान में हैं, सरकारी अदारे, उनकी प्राइवेटाइजेशन करें। कितने मुशर्रफ दौर में सुना करते थे, जनरल मुशर्रफ दौर के, जी सरकारी अदारे प्राइवेटाइज करें, फॉरेन इन्वेस्टर को ला, एक 2 अदारे बड़ी मुश्किल से किए थे उन्होंने। कोई इन्वेस्टर आके इधर करना नहीं चाहता, इतना लॉस दिखाते हैं उनको, ये सारी चीज़ें वगैरह, ये खुद ही सीरियस नहीं। IMF ने कितनी दफ़ा कहा, हम उस दौर में भी देखा करते थे जब कि शौकत अजीज़ वगैरह के ये तमाम सरकारी अदारों को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी, टारगेट रखा करते थे। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो अभी भी वही ये लगे हुए हैं कि उन अदारों में इतनी है कि नुकसान है कि
1000 अरब रुपया, उससे भी ज़्यादा बल्कि हर साल गवर्नमेंट को देना पड़ता है उन अदारों को। तो ये इक़दाम जो है वो करने पड़ेंगे, अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। अब ये है कि ये चीज़ें रोकेंगे बेहतर करने के लिए, जैसे किसी मरीज़ की सर्जरी करनी पड़ती है तो इसी तरह इकॉनमी की सर्जरी करनी पड़ेगी, इसको बेहतर करने के लिए लेके जाएंगे। हर उसी वक्त दवाई दे देते हैं उसके, लेकिन उसके वो नहीं रोका जाता कि जो नुकसानात हो रहे हैं उसके, ना अपने रेवेन्यू ठीक करने के लिए, जनरेशन के लिए, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए। 30 लाख टैक्स पेयर्स हैं और कितनी आवाम है, लेकिन टैक्स इनडायरेक्टली टैक्स तो लेते रहते हैं हर किसी से, लेकिन जो टैक्स जो आमदनी पर जो है वो तो लेने के लिए इनको एक तरीकाकार बनाना पड़ेगा ताकि सही तरीके से टैक्स है मुल्क चल सके। अब जब IMF के पास जाते हैं उनको पता है कि ये हमेशा वादे करके भाग जाते हैं, ठीक तो ये सूरत हाल है। इकोनॉमी को ठीक है, लोगों की आमदन बढ़ाएं, वरना तो गुर्बत बढ़ती रहेगी। इलियास साहब, इसी पे हम क्लोजिंग करेंगे कि लोगों की आमदन बढ़ाई जाए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।